हेलो एवरीवन। आज की मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि मैंने मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट जो यूपीएससी का दिया था 2022 का, उसमें मैंने कौन सी मिस्टेक की और जिसके वजह से मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल पाया। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मिस्टेक से समझें और मेरी जो मिस्टेक्स है वो आपके प्रिपरेशन में ना इन्वॉल्व हो। देखिए क्या होता है ना कि हम बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देख लेते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, बट क्या नहीं करना चाहिए ये कोई नहीं बताता, या बता भी लेता है तो हम सिर्फ उसी पे फोकस करते कि क्या करना चाहिए, लेकिन उस पे नहीं फोकस करते कि क्या नहीं करना चाहिए। मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाई जाए। जो मैंने मिस्टेक किए थे मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में और जो आपको नहीं दोहराने हैं या उससे अलग करना है कुछ, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। पहली तो चीज़ें हैं बिफ़ोर एग्ज़ाम। बिफ़ोर एग्ज़ाम इन द सेंस जब हम प्रिपरेशन मोड में होते तब, और एग्ज़ाम के दौरान ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से मेरा ये अटैम्प्ट वॉज नॉट अ सक्सेसफुल अटैम्प्ट। पहली तो सोर्सेस को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि एक्सटेंसिव सोर्सेस लाइक बहुत ज़्यादा सोर्सेस रेफ़र मत कीजिए। मेरी जो प्रॉब्लम थी सोर्सेस के दौरान, लाइक जो करंट अफेयर था, करंट अफेयर के लिए मैं लिटरली 3-4 सोर्सेस पढ़ रही थी। जैसे कि फोकस की मैगज़ीन थी राउ आईएएस की, देन उसके बाद विजन का पीटी 365 था, देन उसके बाद मैं न्यूज़पेपर अलग से पढ़ रही थी, कुछ अलग से मटेरियल या बायजूस की जो बायजूस का मटेरियल जो था, इन द सेंस जो वीडियोज़ आते थे वो पढ़ लिए थे। एक्सटेंसिव मटेरियल, मतलब कि बहुत ज़्यादा मटेरियल रेफ़र करने की वजह से मैं एक भी मटेरियल को 100% कर नहीं पाई। क्या हो गया कि जब और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सब कुछ हो चुका है, मेरा ज़्यादा ब्रॉड कवरेज हो रहा है चीज़ों का, लेकिन वो ब्रॉड कवरेज तो हो रहा है लेकिन इन डेप्थ वो दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं वो नहीं पता। एट द एंड क्या मायने रखता है, आप ये नहीं मायने रखता कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। एट द एंड सिर्फ यही मायने रखेगा कि आपके दिमाग में कितना है और आप वो अपने पेपर में दिखा पा रहे हैं कि नहीं। उसके हिसाब से रिसोर्सेज डिसाइड कर लीजिए। कोई क्या कह रहा है उस पर मत जाइए, आपके खुद के इंस्टिंक्ट, आपके खुद के कॉन्शियसनेस आपको क्या कहना चाहिए, आप कौन से रिसोर्सेज के साथ जाना चाहते हो उस पर विश्वास रखिए, ना कि कोई और आके आपको कह रहा है, भले ही वो कितना भी बड़ा टॉपर क्यों ना हो। लेकिन अगर आपकी इनर इच्छा, इनर वॉइस आपसे कह रही है कि आपसे वो पर्टिकुलर सोर्स नहीं रेफ़र किया जा रहा, तो आप उसे मत रेफ़र कीजिए। उसकी जगह आपका जो मन कहता है उस तरफ जाइए, बट ऐसे देखते रहिए कि वो जो रिसोर्सेज आप दूसरा रेफ़र कर रहे हैं वो यूपीएससी से रेलेवेंट है कि नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से खुद को राइट डायरेक्शन में लेके जाइए। देन उसके बाद आता है गाइडेंस के मामले में। गाइडेंस के मामले में मेरा ये प्रॉब्लम था कि यूपीएससी जो थी, यूपीएससी के एग्ज़ाम को देने का जो मेरा मन था वो जस्ट 2021 मई में बन चुका था। बट प्रॉब्लम ये हुआ था कि यूपीएससी के बारे में लिटरली मुझे कोई आइडिया ही नहीं था, एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन। ना मेरा कभी कोई ये सपना था कि मैं यूपीएससी दूंगी फ्यूचर में, ना मैंने कभी इस पोस्ट के बारे में सुना था, लेकिन इतना भी नहीं सुना था इस पोस्ट के बारे में कि मैं इसके लिए एकदम पागलों की तरह पहले से ही ड्रीम्स में देखा करती थी। ऐसा कुछ नहीं था। ये यूपीएससी का मेरे दिमाग में आया लाइक 2021 में, एंड 2021 में जब आया तब मैंने इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को समझने की कोशिश की। तो इस समझने के दौरान मैंने टॉपर्स वीडियो देखे। टॉपर्स वीडियो देखने के बाद मैंने बहुत सारे ओपिनियंस भी देखे, गूगल पे सर्च किए कि क्या है एक्चुअली। एंड जिस तरह का ये मिथ क्रिएट करके रखा, जिस तरह का ये यूपीएससी का डरावना सा मार्केट है, फियरफुल मार्केट ही मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने इस तरह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है कि यूपीएससी भाई इतनी बड़ी चीज़ है कि जो एकदम टैलेंटेड इंसान हो या एकदम कहीं से एलियन, मतलब कि कहीं आउटर प्लैनेट से आया है, उसमें इतना दिमाग है वही क्लियर कर पाएगा, बट ऐसा है ही नहीं। बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करने के बाद लाइक 1-2 महीना मैंने इसी यूपीएससी को समझने में निकाला, टॉपर्स वीडियो देख के, तब जाके मुझे समझा, थोड़ा समझ में आया। तभी भी मैं कह सकती हूँ कि मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, मैं कह सकती हूँ कि मुझे कुछ 80% या 60% समझ चुका था कि यूपीएससी क्या है। जब तक आप उस प्रिपरेशन में घुसते नहीं आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, आपको सरफेस लाइक सुपरफिशियली आपको समझ जाएगा कि क्या है यूपीएससी, कैसे दिया जाता है, क्या है नॉल। लेकिन जब आप रियल में इन डेप्थ उसमें घुसोगे ना, देन आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में यूपीएससी क्या है। गाइडेंस, अवेयरनेस ऑफ द यूपीएससी के बारे में बताया, जिसकी वजह से मुझे दूसरों पे ट्रस्ट करना पड़ा, जैसे कि मेंटर्स जो थे मेरे बायजूस के। आपको पता है मैंने बायजूस के बारे में जो भी रिव्यू दिया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो मेंटरिंग वाज नॉट एट ऑल प्रॉपर वहाँ पे, एंड जिसकी वजह से मैं मिसगाइडेड हो गई। एंड मेरा मिसगाइडेड होना
ये मेरे लिए एक बहुत अनफॉर्चुनेट थिंग था, एंड जिसके वजह से आई थिंक मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया। लाइक आपको अगर गाइडेंस चाहिए ना, आप जिस पे ट्रस्ट करते हो उससे गाइडेंस लो, या फिर आप खुद से रिसर्च करके खुद को गाइड करो। एक यही चीज़ हो सकती है, या तो गाइडेंस लेनी है तो जिस पे ट्रस्ट करते हो उससे लो, या तो खुद से खुद का डायरेक्शन, खुद का रास्ता निकालो। मैं तो यही कहूँगी। एंड जो गाइडेंस था अगर वो प्रॉपर होता तो मे बी मैं ये अटैम्प्ट क्वालिफाई कर जाती। ठीक है, सो अवेयरनेस और गाइडेंस के बारे में ये जो थी दो एक। एंड प्लानिंग, मेरा मिसमैनेजमेंट, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि क्या किस तरह से किया जाता है। इतना टॉपर स्टॉक सुन लिया था कि मैं आगे बताऊंगी कि एक्चुअल में मेरे साथ ऐसे क्या क्या चीज़ें हुई। सो प्लानिंग मेरा बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट। लाइक लास्ट के कुछ फरवरी से लेके जून में एग्ज़ाम था, तो फेब से लेके मई तक मैं टोटली डायलेमा में थी। न जाने मेरे साथ क्या हो रहा था। आई डोंट नो, आई वॉज जस्ट स्टडिंग, बट क्या स्टडिंग डोंट नो। बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट, मिस प्लानिंग आप कह सकते हैं, वो हो गया था। एंड इसके वजह से मैं मेंटर्स को तो रेफ़र भी नहीं करती थी, उनको पूछती भी नहीं थी, बिकॉज उन्होंने उल्टा मुझे मिस गाइडेड कर दिया था। जहाँ जिस रास्ते नहीं जाना था उस रास्ते मुझे जाना पड़ा। सो दिस वॉज बिफोर द एग्ज़ाम। देन ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ठीक है। सो क्योंकि देखो, पहले तो टू मच टॉपर टॉक्स आर नॉट गुड। ठीक है, आप सब टॉपर टॉक्स में देखोगे, कोई कहता है कि मेरा प्रैक्टिस के साथ हो गया, इनफ प्रैक्टिस के साथ हो गया। कोई कहता है कि मैंने बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं की थी। कोई कहता है मैंने ये सोर्स रेफ़र किया, कोई कहता है मैंने वो सोर्स रेफ़र किया। तो आप है ना अपने हिसाब से सारे टॉपर स्टॉक में जो आपको अच्छी लगे वो बातें निकाल लेते हो, फिर आपके दिमाग में फीड करते रहते हो कि ये हुआ वो हुआ, तो ये मैं कर रहा हूँ तो ये इसके हिसाब से सही था, उसके हिसाब से सही था, तो मैं प्रैक्टिस कम कर रहा हूँ, इन द सेंस मैं उस टॉपर के हिसाब से तो सही हूँ, तो मतलब मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। कोई दूसरा बोल रहा है कि 6 से 10 बार रिवीजन करना ज़रूरी है और उसके अलावा होता नहीं, तो मैं पागल की तरह रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं बैठ रहा है। जस्ट मैं बुक्स को जस्ट रेफर ऐसा गो थ्रू कर रहा हूँ बुक्स को, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। कोई कहता है कि X आवर्स बैठना है पढ़ने के लिए, तो मैं बस बुक खोल के बैठ चुका हूँ, एंड वो बुक ऐसी ही खुली पड़ी है। मेरे ड्रीम्स तो कहीं और ही चल रहे हैं और बुक्स तो खुली पड़ी है, एंड वही आवर्स निकले जा रहे हैं और हमको लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं। सो ये जो होता है, ये टॉपर स्टॉक भी एक लिमिटेड, बोलते हैं ना खुद कुछ, एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ें भी अच्छी नहीं है और लिमिट के कम चीज़ें भी अच्छी नहीं है, तो एक लिमिट होना ज़रूरी है। एक टॉपर स्टॉक को इतना मत सुनिए, हर कोई मतलब रिजल्ट आ गया उसके टॉपर को फॉलो करने लगे, उसके प्रीवियस ईयर में कुछ और टॉपर्स थे उनको फॉलो किया, इनको फॉलो किया, उनको फॉलो किया। इतना किसी के पीछे मत पड़िए। आपका खुद का यूनिक एलिमेंट होता है, आपके खुद के अंदर एक टॉपर हो सकता है जो आप दबा रहे हैं, उसको मत दबाइए, उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। टॉपर स्टॉक हो गए वो लोग, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने कुछ अलग स्ट्रैटेजी अपनाई है, इसके वजह से वो टॉपर बने। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में वो एबिलिटी नहीं है, आप में भी वो सारी एबिलिटीज़ है। सो ज़्यादा टॉपर टॉक के पीछे मत पड़िए, मैं अभी भी कहूँगी। सूडो बिलीव्स क्या होता है ना, टॉपर टॉक्स देख के मैंने जैसे कहा था कि लेस प्रैक्टिस लेस टाइम, एंड खुद को हम कंपेयर करने लगते हैं उस टॉपर्स के साथ, या हम खुद को कंपेयर करने लगते हैं उस इंसान के साथ जो अपने जैसे एनवायरनमेंट में नहीं है। हमको अगर कंपेयर करना ही है ना, तो हम खुद से करें, वो बेहतर होगा। मैंने भी यही किया था, एक तो ज़्यादा टॉपर टॉक्स देख लिया, और वो टॉपर टॉक देखने की वजह से मेरे में एक सूडो बिलीफ हो गया कि या मतलब मैं इतना कर रही हूँ, दैट इज़ इनफ, इतना सा किया है या इतने बार प्रैक्टिस किए तो दैट इज़ इनफ। जैसे कि मैंने आई थिंक 50 पेपर सॉल्व कर लिए थे, लेकिन वो 50 पेपर सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है जबकि आप PYQ पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाए। नथिंग, यही तो मेरा बड़ा सबसे मिस्टेक्स था कि मैंने PYQ को अच्छे से देखा ही नहीं, बिकॉज ऑफ दिस कि मैंने 50 पेपर्स तो सॉल्व कर लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट के। सो PYQ देखने की क्या ज़रूरत है, लाइक जस्ट देखना ही है तो एक बार गो थ्रू कर लो। पर वही सबसे बड़ी मिस्टेक थी इस चीज़ के लिए। देन आता है ब्लाइंड फॉलोइंग। ब्लाइंड फॉलोइंग का क्या मतलब होता है कि कोई भी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो करना। ब्लाइंडली फॉलो करना का मतलब होता है कि उस टॉपर की हर एक चीज़ अपनाना। जैसे कि उन्होंने बोला ये NCERT अगर एसेंशियल है सो आपको करनी ही पड़ेगी, ऐसा वैसा। दिस इज़ नॉट एसेंशियल, ये पार्ट एसेंशियल है ही नहीं। मैंने नहीं की थी, क्यों नहीं की थी? NCERT का काम क्या होता है? NCERT का काम होता है कि आपका बेस बना दे वो, ठीक है, बेस बना दे। अगर आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है NCERT, या आपको समझ आ चुका है, आपके पास पहले से ही वो अंडरस्टैंडिंग है आपके कोचिंग से, तो आपको ज़रूरत क्या है NCERT की? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। सो मैंने NCERT इसलिए नहीं रेफ़र की थी क्योंकि जो बायजूस के वीडियो कोर्स था वो मेरे लिए इनफ था, वो मुझे समझा चुके थे एक्चुअली में क्या है, और मुझे NCERT पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं लगी।
दैट्स इट। सो ऐसा नहीं है, आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए किसी टॉपर को, जैसे कि एनसीईआरटी बोलते हैं एसेंशियल है। तो मैं उसी टाइम क्या हो गया था कि मैं ये एकदम न्यू होने का, जैसे इस प्रिपरेशन में, इस माहौल में एकदम न्यू होने का, जैसे मुझे ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि क्या करना चाहिए। मैं एनसीईआरटी में जो पढ़ रही थी, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था, बिकॉज टॉपर ने तो बोला है, लेकिन मैं तो अपने खुद के डायरेक्शन पे चल रही हूँ। जैसे मुझे मेंटर ने कहा है ये करो वो करो, मेंटर बोलते हैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो भी चलेगा, आई डिडंट रेफर इट। बाद में जब टॉपर्स बोलते तो वो एक मेरे दिमाग में डायलेमा क्रिएट कर दिया कि मेरा क्या होगा। मेरे में फिर इस चीज़ की वजह से एक लेस कॉन्फिडेंस, और जब आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है ना, देन तो यू कैनॉट प्रूव योर सेल्फ टू एनीबडी एल्स, जब तक आप खुद को नहीं प्रूव कर लेते। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने भले ही आप कोई चीज़ कर रहे हो आपके मर्ज़ी से, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंट हो, देन आप सब कुछ कर सकते हो। सो कॉन्फिडेंस को कभी मत गिरने देना। मेरे यही चीज़ की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया कि मुझे लगता ही नहीं था कि यार जो टॉपर बोल रहे हैं, जो मेरे मेंटर्स बोल रहे हैं, वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में बोल रहे हैं, मैं करूँ क्या। एंड इसके वजह से ये चीज़ होती है कि किसी को भी ब्लाइंडली मत फॉलो करो, ना आपके मेंटर्स को, ना आपके टॉपर्स को। ठीक है, आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं, आपको लगता है कि वो मुझे हमेशा सही डायरेक्शन दिखाते हैं, तो उस इंसान को ज़रूर फॉलो कीजिए। देन आता है 3 मंथ्स इनफ। या क्या हो गया था कि प्रीलिम्स के पहले इतने टॉपर स्टॉक थे कि 3 मंथ्स आर वेरी मच इनफ फॉर प्रीलिम्स क्लियरिंग। हाँ, ये तो बहुत इतना दिमाग में घुसा दिया था ना हर किसी ने कि 3 महीने में तो प्रीलिम्स क्लियर हो ही जाएगा। तो मैं भी एकदम चिल्ड आउट, दिसंबर तक तो बस अपने वीडियोस को देख रही थी, उस हिसाब मतलब जो एकदम न्यू होने की वजह से मैं जो नए टॉपिक्स है वो सारे देख रही थी। फिर भी मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। जैसे कि लोग बोलते कि मेरा एथिक्स नहीं हुआ था तो मैं एथिक्स नहीं की, मैं प्रीलिम्स के बाद मैंने एथिक्स करना स्टार्ट किया। ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू डू एवरीथिंग दिसंबर तक, एवरीथिंग मतलब एवरी जैसे मेजर सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना पड़ता है। जैसे कि मैंने एक भी ऐसे नहीं लिखा, नो ऐसे राइटिंग। एथिक्स का मैंने एथिक्स का सिर्फ पढ़ वो वीडियोस देख लिए थे, दैट्स इट। एथिक्स का उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। देन उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस सब छोड़ दिया। अरे इतना टॉपर टॉक देख लिया कि ये मेरे दिमाग पे इतना हावी हो गया कि मैंने ये सब चीज़ें उनके कहने पे कर दी। देन ये चीज़ कि 3 मंथ्स आर इनफ, उसके हिसाब से मैंने खुद के दिमाग में यही बिठा लिया था पहले से ही कि दिसंबर तक तो मेरा ऐसा चलेगा। एंड देन जनवरी फरवरी में जो दिसंबर तक पड़ा है वो थोड़ा रिवाइज करेंगे। एंड देन फरवरी के बाद से अपन प्रीलिम्स के लिए चलेंगे। सी सेट तो दिमाग से निकाल ही दिया था मैंने, जो कि सबसे बड़ी गलती की। सी सेट को भी एक इक्वल इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि मैं 3 मंथ्स में से जो लास्ट का मंथ होगा उसको सी सेट को दे दूँगी। बट जब क्या हुआ, जब ये 3 मंथ्स का पीरियड आया, उस 3 मंथ्स के पीरियड में मेरी हवा छूट गई, मेरे पसीने निकल गए, क्योंकि ये ऐसा चीज़ हुआ मेरे साथ कि जब मैं देने लगी पेपर्स। या एक और चीज़ होती है कि पेपर जब हम देते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट का, एंड जब उसमें कम मार्क्स आते हैं तो आप वैसे भी डीमोटिवेटेड पहले से ही हो, एंड जब ये कम मार्क्स देख लेते तो आप और भी नीचे गिर जाते हो। एंड उसको वहाँ से उठने के लिए आपको उतना ही थ्रेशोल्ड तक पहुँचना पड़ता है, एंड वो थ्रेशोल्ड नहीं आएगा तब तक आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। ठीक है, सो ऐसे ही हुआ कि 3 मंथ्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ, जिसमें मैं पढ़ तो रही थी, लेकिन क्या पढ़ रही थी, कैसे पढ़ रही थी, क्या दिमाग में घुस रहा था कि नहीं बस इतने घंटे पढ़ लिए, ये बुक्स पढ़ ली, हो गया। ऐसे नहीं होता। दिमाग में खुद को इंटरनलाइज करो, जो भी पढ़ रहे हो उसको इंटरनलाइज करो। ये एक मेरी चीज़ गलती हो गई थी। सो बस और क्या, वो 3 मंथ के पीरियड में मेरा इतना प्लानिंग मिसमैनेज्ड हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं लिटरली अपने हाथ से वो अटेम्प्ट खो रही हूँ। सो अपना प्लान बनाओ तो प्लीज़ प्रॉपरली बनाओ। ऐसा नहीं है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो प्लीज़ कम से कम 6 मंथ तो दीजिए प्रीलिम्स के लिए। एंड प्रीलिम्स के लिए 6 मंथ नहीं दे रहे, मेंस का पढ़ रहे हो, जो भी है प्रीलिम्स का पहले से ही स्टार्ट कर दीजिए मेंस के साथ। ये इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है, इसको इंटीग्रेटेड वे से ही कीजिए। कुछ भी ऐसा डिफ्रेंशिएट मत कीजिए, मेंस के लिए पढ़ रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूँ, यूपीएससी के लिए पढ़ रहा हूँ, बस इतना याद में रखिए। आईएएस बनना है उसके लिए पढ़ रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो ये एक चीज़ थी। हाँ, देन प्रीलिम्स के टाइम क्या हुआ, प्रीलिम्स के टाइम ये चीज़ हुई मेरे साथ कि मैं भले ही मैं जब यहाँ पे मेरे घर से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, सो यहाँ पे मैं जब पेपर्स तो दे रही थी तो वो 2 आवर्स के पहले ही ख़त्म हो जा रहे थे, लाइक 1.5 आवर में मेरा पेपर डन। लेकिन ड्यूरिंग प्रीलिम्स ऐसा क्या न जाने हो गया कि मेरा टाइम मैनेज ही नहीं हुआ। मैं लिटरली 1 आवर तक तो आई थिंक 40 क्वेश्चन को जस्ट फर्स्ट आइटरेशन में
मतलब फर्स्ट रीडिंग में ही जस्ट गो थ्रू कर रही थी। मैं 40 क्वेश्चन तक ही पहुंची थी 1 आवर में, और मेरे पास सिर्फ बचा था 1 आवर एंड रिमेनिंग 60 क्वेश्चन, वो भी फर्स्ट आइटरेशन, और जो मैंने नहीं किया उसको सॉल्व करना। इतना मेरा स्ट्रेस लेवल, इतना मैं पैनिक हो गई थी इस सिचुएशन में। और ऊपर से अनसर्टन क्वेश्चन, जो न्यू क्वेश्चन आए थे ना, ओनली 1 पेयर इज़ करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज़ करेक्ट, उस टाइप के क्वेश्चन देख के तो मैं और भी पैनिक हो गई। एंड ये पैनिक इतना बढ़ गया, जब पैनिकनेस बढ़ जाती है ना, तो आपका मेंटल वेलबींग, आपका सोचने का एबिलिटी, ये सब कुछ खो देता है एक इंसान, ठीक है। तो यही मेरे साथ भी हुआ। सो देखो, प्रॉब्लम ये हुआ, टाइम मैनेज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने एक्सेसिव कंसंट्रेशन, लाइक ओवर थिंकिंग एक और चीज़ होती है, और एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑन द क्वेश्चन एक अलग थिंग होती है। ओवर थिंकिंग करना मतलब वो क्वेश्चन को पढ़ के खुद को बार बार उस क्वेश्चन के बारे में ही सोचना। एंड दूसरा एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑन एवरी वर्ड, जैसे कि एवरी वर्ड, इज, द, बट, सब पे इतना कंसंट्रेट करके मैं एक एक सेंटेंस पढ़ रही थी कि जो ज़्यादा बड़े बड़े स्टेटमेंट होते उसमें मेरा इतना समय वेस्ट हो गया। ऊपर से मुझे वो स्टेटमेंट में कुछ स्टेटमेंट होते जो बिल्कुल ही पता नहीं होते, तो हम बार बार उसी स्टेटमेंट को पढ़ते जाते हैं। सो इस तरह से चीज़ होने की वजह से मेरा ये प्रीलिम्स में एक पैनिकनेस का वजह बन गया। दूसरी चीज़ कि इस बार मैंने ये पेपर्स जो थे, जीएस का पेपर हो गया, जो जीएस का मेरा फर्स्ट पेपर था, उसमें मैंने फर्स्ट पेज से ही स्टार्ट कर दिया था सॉल्व करना, जबकि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे जो चीज़ें आती है वो मुझे पहले देख के सॉल्व करनी चाहिए थी, एंड देन बाद में जो नहीं आती उस पर मुझे एक बार गो थ्रू करना चाहिए था। ये चीज़ मैंने नहीं की, उसकी वजह से मैं अभी तक सफ़र कर रही हूँ। ऑब्वियसली एक अटेम्प्ट गया है तो सफ़र तो करना ही है ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब जीएस हो गया तब मेरे को पता था कि जीएस तो नहीं है गया अच्छा, तो मैंने खुद को मतलब लिटरली सीसेट के लिए मैं खुद से बोल चुकी थी सीसेट होगा तो भी क्या मतलब है, तो मैं लिटरली गिव अप कर चुकी थी सीसेट पे। तो मैं फिर भी जाके मैंने उस पेपर को दिया सीसेट को, एंड सीसेट को बस ऐसे ही दे के आ गई, ऐसे ही दे के आ गई। एंड देन जब मैं बाहर आती हूँ एग्ज़ाम का, सीसेट का एग्ज़ाम देने के बाद, देन मैं एक बार सोचती हूँ कि अगर बाई चांस मेरा सीसेट निकल जाता है, ये तो मेरा जीएस निकलेगा नहीं निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरा अगर जीएस निकल रहा है और मेरा सीसेट ही नहीं निकला तो तू क्या करेगी। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि दोनों पेपर को इक्वल इम्पोर्टेंस देना। भले ही आपका जीएस कैसा भी गया हो, लेकिन सीसेट पे तो आप अच्छे से फोकस करके ही आना। जीएस गया है वो भगवान के हाथ में चला गया है, उसको छोड़ दीजिए टोटली, एंड देन सिर्फ सीसेट पे फोकस कीजिए और सीसेट का पेपर ज़रूर दीजिए। अपने मेंटल स्ट्रेस को भुला के, सब कुछ भुला के बस सीसेट पे कंसंट्रेट कीजिए। ऐसा ही समझिए कि जीएस मेरा हो चुका है। यही आने वाले प्रीलिम्स में ध्यान रखना, ठीक है। देन लर्निंग्स क्या है, टाइम मैनेज कीजिए, प्लीज़ टाइम मैनेज करना सीख जाइए अभी से ही। अपने इमोशंस को होल्ड कीजिए, जैसे कि पैनिक हो गया, एंजाइटी हो गया, इन सब से आप अगर अभी भी जूझ रहे हैं तो आपको अगर किसी प्रोफेशनल की हेल्प लगती है तो प्लीज़ उस प्रोफेशनल को कांटेक्ट कीजिए एंड अप्रोच कीजिए। एंड आपके मेंटल वेलबींग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो आपके मेंटल हेल्थ को कभी इग्नोर मत कीजिए। देन नेवर अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ। किसी टॉपर को देख के खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, और किसी आपके सराउंडिंग में आपके फ्रेंड्स को देख के खुद को ओवर एस्टिमेट मत करिए। आपको आपके दायरे में रहना चाहिए, आपको खुद कंपेयर करना ही है तो आप खुद को खुद से कीजिए। देन उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आपके इंट्यूशन पे, आपके इनर कॉन्शियस पे, कॉन्साइंस पे विश्वास रखिए। एंड आपके अंदर एक यूनिक एलिमेंट होगा। अगर जितने भी टॉपर्स हैं अब तक, उन्होंने अगर 1000+ वेज से ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो आपके पास भी कोई एक यूनिक एलिमेंट होगा, तो उसको बाहर लाइए। आपके खुद के ऊपर विश्वास कीजिए और ये एग्ज़ाम को दीजिए। सो ये यूनिक एलिमेंट को तराशिए खुद के अंदर, टार्निश कीजिए उस इमेज को, खुद के ऊपर ज़रूर विश्वास रखें। अगर आप खुद पे सेल्फ बिलीफ रखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, वो कॉन्फिडेंस आपके पेपर में ज़रूर दिखेगा। ये बात हमेशा याद रखना। ये मेरी मिस्टेक्स थी और मैं चाहती थी कि मेरे मिस्टेक से वो हर जो इंसान ये वीडियो देख रहा है वो हम खुद के ऊपर भरोसा करना सीख जाए। बस मेरी मिस्टेक से आप समझिए, आप आगे बढ़िए, और बस इस एग्ज़ाम को क्लियर आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, और हर कोई इंसान है, भले ही उसका बैकग्राउंड क्या है, भले ही उसका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। हर कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। एंड एफ़र्ट्स दीजिए। अगर आपने इस एग्ज़ाम को देने का सोचा है, सो आप अपना 100% एफ़र्ट दीजिए इस एग्ज़ाम के लिए। इसको एज अ सेकेंडरी ऑप्शन या इसको एज अ बैकअप ऑप्शन रख के मत चलिए। अगर देना ही है तो पूरे 100% एफ़र्ट्स के साथ दीजिए।
सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ बहुत टाइम बाद शेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछना। आई नो कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा होगा उसके मन में हमेशा वो डर होता है, तो मैं वो डर बस निकालने की कोशिश कर रही थी। एंड हाँ, और वॉट डिफरेंट आई एम डूइंग नाउ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने अभी ऐसा क्या चीज़ें की है जो मुझे मेरे प्रीवियस 1 ईयर के सेल्फ से डिफरेंट बनाती है। ठीक है, सो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।